लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति पर गहरी चिंता जताई गई है। अखबार कहता है कि कभी अमेरिका ने दुनिया को व्यापार खोलने और टैरिफ कम करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन अब ट्रंप उल्टा रास्ता अपना रहे हैं, आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर। मगर दिलचस्प ये है कि दुनिया इस राह पर चलने को तैयार नहीं है। लेख बताता है कि ट्रंप सरकार दावा करती है कि नई टैरिफ नीति से अमेरिकी फैक्ट्रियां फिर से गुलजार होंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि फैक्ट्री नौकरियों में गिरावट आई है, निवेश रुका है और कंपनियां विस्तार की बजाय अपने प्रोजेक्ट टाल रही हैं। येल बजट लैब के आंकड़ों के मुताबिक औसत अमेरिकी टैरिफ दर 2.5% से बढ़कर 18.6% हो गई है, दुनिया के किसी भी विकसित देश से कहीं ज्यादा। और इसका असली बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जिनकी जेब से 2027 तक औसतन $2100 अतिरिक्त निकल सकते हैं। दूसरी तरफ बाकी देशों ने ट्रंप की लाइन पकड़ने की बजाय व्यापार को और खोलने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, भारत, यहाँ तक कि ब्राजील जैसे देश अब आपस में और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। यानी ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगियों को खोकर विरोधियों को मजबूत करने का काम कर रहा है। लेख ये भी कहता है कि टैरिफ एक दोधारी तलवार है। इससे अगर विदेश से आने वाला माल महंगा होता है तो अमेरिकी कारखानों को भी नुकसान होता है, क्योंकि उनके उत्पादों में भी बहुत से पार्ट्स और सामग्री बाहर से आती है। यही वजह है कि ट्रंप की नीति ना तो दुनिया को प्रभावित कर पाई है और ना ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना पाई है। लेख का संदेश साफ है कि आज की दुनिया व्यापार को बंद करने की नहीं, समझदारी से मैनेज करने की है। ट्रंप का रास्ता ना सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योग को चोट पहुंचा रहा है, बल्कि अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को भी कमजोर कर रहा है। बीबीसी में प्रकाशित लेख में दिलचस्प लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली घटना का जिक्र है। चीन की राजधानी बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मुलाकात हुई। बैठक तो खबर की थी, लेकिन सुर्खियों में जो चीज आई वो उसके बाद हुई। किम जोंग उनके वहां से जाते ही उनके स्टाफ में तुरंत वो कुर्सी और टेबल साफ करना शुरू कर दिया जिस पर वो बैठे, जिसको छुआ था। सवाल उठा, आखिर ये सफाई इतनी जरूरी क्यों? रॉयटर्स और जापानी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक ये कोई साधारण सफाई नहीं थी, बल्कि सुरक्षा उपाय था। दरअसल उत्तर कोरिया ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उनके नेता का डीएनए यानी जेनेटिक सैंपल किसी के हाथ ना लग पाए। क्यों? क्योंकि डीएनए से किसी व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन, जेनेटिक बीमारियों, दवाओं पर शरीर की प्रतिक्रिया जैसी कई गुप्त जानकारियां मिल सकती हैं। यही वजह है कि किम जोंग उन के साथ हमेशा उनका खास टॉयलेट तक यात्रा करता है, ताकि किसी भी तरह का वेस्ट बाहर ना जाए। बीबीसी लेख बताता है कि उत्तर कोरिया में ये परंपरा नई नहीं है। किम जोंग उनके पिता और दादा भी इस तरह के सुरक्षा इंतजाम करते रहे। विशेषज्ञ कहते हैं इतने गुप्त इंतजाम इसलिए हैं क्योंकि उत्तर कोरिया अपने नेताओं की सेहत या निजी जानकारी को लेकर बेहद सतर्क रहता है। उनके हिसाब से अगर जरा सा भी डीएनए बाहर चला गया तो विदेशी खुफिया एजेंसियां बहुत कुछ पता कर सकती हैं। इस लेख के जरिए बीबीसी दरअसल हमें ये दिखाना चाहता है कि उत्तर कोरिया की राजनीति और उसकी गोपनीयता किस स्तर तक जाती है। बाकी देशों के लिए जहां कुर्सी या टेबल महज फर्नीचर है, वहीं उत्तर कोरिया के लिए वो सुरक्षा खतरा बन सकते हैं। यही वजह है कि किम जोंग उनके लिए हर कुर्सी, हर टेबल और यहाँ तक कि उनका टॉयलेट भी उनके साथ साथ सफर करता है। मिरर में प्रकाशित लेख में ब्रिटेन की डिप्टी प्रधानमंत्री एंजना रेनर पर उठे टैक्स विवाद के बहाने ये समझाने की कोशिश की गई है कि असली मुद्दा टैक्स से ज्यादा राजनीति की बॉयज क्लब संस्कृति है। लेख कहता है कि रेनर के पास बस एक फ्लैट है, जो बाकी सांसदों के मुकाबले बहुत ही मामूली संपत्ति है। फिर भी उन स्टैंप ड्यूटी यानी टैक्स ना चुकाने का आरोप इतना उछाला गया
कि मीडिया ने उन्हें सी पेट्स रेयनर कहना शुरू कर दिया। उनके घर के बाहर तक टैक्स एवेडर लिख दिया गया, जबकि मामला उतना बड़ा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। असल बात लेख के अनुसार ये है कि रेनर उस राजनीतिक गैंग का हिस्सा नहीं है जिसे बॉयज क्लब कहा जाता है। उनके पहनावे, उनके बोलने के अंदाज, उनकी निजी जिंदगी, सब पर सवाल उठाए जाते हैं। शादी ना करना, बच्चों को कहीं और रखना, अलग स्टाइल से रहना, इन सबको बहाना बनाकर उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश होती है। लेख ये भी कहता है कि भले ही प्रधानमंत्री कीर स्टारमर उनका बचाव करते हैं, लेकिन सच ये है कि रेनर की मौजूदगी उन्हें असमंजस में और कमजोर नेता की तरह पेश करती है। अगर जांच पर उन पर ठप्पा लग गया या दबाव बढ़ा तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो लेबर पार्टी और ज्यादा बॉयज क्लब जैसी दिखेगी। कुल मिलाकर इस लेख का संदेश ये है कि एंजेला रेनर की असली गलती टैक्स से जुड़ा कोई विवाद नहीं है, बल्कि ये है कि वो उस पारंपरिक सत्ता ढांचे का हिस्सा नहीं है जहां सब एक जैसे सोचते, दिखते और चलते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि दिमागी बीमारियों के इलाज में एक बड़ी वैज्ञानिक उम्मीद जगाने वाली खोज सामने आई है। ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का अल्ट्रासाउंड हेलमेट बनाया है जो बिना सर्जरी दिमाग के बेहद छोटे हिस्सों को टारगेट करके बीमारियों का इलाज कर सकता है। अब तक पार्किंसन जैसी बीमारियों में डीप ब्रेक रिस्टिमुलेशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स दिमाग में गहराई तक लगाए जाते हैं। ये तरीका बहुत इन्वेसिव और दर्दनाक होता है, लेकिन ये नया हेलमेट अल्ट्रासाउंड की मदद से दिमाग में बेहद सटीक जगह पर तरंगे भेजता है। इतनी सटीकता कि चावल के दाने जितने छोटे हिस्से को भी निशाना बना सकता है। शोधकर्ताओं ने 7 वॉलंटियर्स पर इसका प्रयोग किया और पाया कि अल्ट्रासाउंड तरंगे बिल्कुल सही जगह पहुंची और असर भी दिखाया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही तकनीक पार्किंसन के रोगियों के मोटर कंट्रोल हिस्से पर इस्तेमाल की जाए तो कपकपी जैसी समस्या खत्म हो सकती है। लेख ये भी बताता है ये काम कोई रातों रात नहीं हुआ। 10 साल से ज्यादा समय में वैज्ञानिकों ने एमआरआई स्कैनर के साथ मिलाकर ये सिस्टम बनाया। अभी इसे एमआरआई की मदद से चलाना पड़ता है, लेकिन भविष्य में एआई की मदद से ये हेलमेट घर पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। अखबार का कहना है ये खोज न सिर्फ पार्किंसंस बल्कि डिप्रेशन, अल्जाइमर, सिक्सोफ्रेनिया और लत जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज में भी काम आ सकती है। अगर ये तकनीक सफल हुई तो आने वाले वक्त में दिमाग में सर्जरी की जरूरत बहुत कम हो जाएगी और लाखों मरीजों की जिंदगी आसान बन सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में ब्रिटेन की गिरती जन्म दर और उसके अर्थव्यवस्था पर असर की चर्चा की गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इंग्लैंड और वेल्स में 2024 में औसत प्रजनन दर 1.41 बच्चों प्रति महिला रह गई, जो रिकॉर्ड न्यूनतम है। जबकि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए 2.1 की दर जरूरी मानी जाती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ब्रिटेन की जनसंख्या घट सकती है और इससे अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों प्रभावित होंगी। लेख बताता है कि जन्म दर गिरने की बड़ी वजह है देर से शादी और माता पिता बनने में रुझान कम होना, महंगे मकान और चाइल्ड केयर का खर्च, नौकरी की असुरक्षा और टैक्स का बोझ। आज एक माँ की औसत उम्र 31 और पिता की 34 के करीब है, जो 20 साल पहले की तुलना में ज्यादा है। कम जन्म दर का असर दो हिस्सों में बांटा गया है। छोटे समय में सरकार पर दबाव थोड़ा कम होता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर खर्च घटता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर गंभीर है। काम करने वाली आबादी घटेगी, पेंशन और बुजुर्गों की देखभाल का बोझ बढ़ेगा और टैक्स का दबाव युवाओं पर और ज्यादा पड़ेगा। अभी हर 1000 कामकाजी लोगों पर 280 बुजुर्ग हैं, लेकिन 2070 तक के अनुपात 393 पर पहुंच सकता है। यानी एक तरफ लोग कहते हैं कि ब्रिटेन में पहले से ही ज्यादा आबादी और प्रवासी हैं, दूसरी तरफ अर्थशास्त्री मानते हैं कि कम युवा आबादी का मतलब है सुस्त अर्थव्यवस्था। यही वजह है कि इमिग्रेशन और जन्म दर दोनों पर राजनीति गर्म हो गई है। एलन मस्क तक ने कहा है कि पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा गिरती जन्म दर है, उसके बाद प्रवासन। लेख का निचोड़ यह है कि आसान समाधान नहीं है।
प्रवास बढ़ाने पर जनता में विरोध है और अगर जन्म दर नहीं बढ़ी तो टैक्स और कर्ज से ही बुजुर्गों का खर्च उठाना होगा। दक्षिणपंथी दल रिफॉर्म यूके कह रहे हैं कि प्रवास रोककर ब्रिटिश परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, जबकि हकीकत यह है कि समस्या कहीं गहरी है और इसका संतुलित हल ढूंढना ब्रिटेन की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio shows.